यस, और नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति। और इस पॉलिसी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो नीति थी कि जिसके तहत एक देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने दो गुट, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि यूएसए के नेतृत्व में बना था कैपिटलिस्ट ग्रुप, पूंजीवादी गुट, और यूएसएसआर के नेतृत्व में बना था साम्यवादी गुट। उन दो गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होना ये तो क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट बने थे, कैपिटलिस्ट और पूंजीवादी और साम्यवादी, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। पूंजीवादी साम्यवादी ये बना था यूएसए के नेतृत्व में, और ये बना था यूएसएसआर के नेतृत्व में। तो जब कोई भी देश इन दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल न हो, किसी की भी विचारधारा को फॉलो न करे, किसी के भी खेमे में ना जाए, इनको दो खेमे, दो गुट या दो ब्लॉक भी हम बोल सकते हैं, तो ऐसा देश कहलाता है गुट निरपेक्षता। और ऐसी नीति कहलाती है गुट निरपेक्षता की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो यही वो नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति। तो इसी को फॉलो किया गया भारत और उसके साथ साथ अनेक एशिया और अफ्रीका के ऐसे देशों ने जो भारत के आसपास के वर्षों में, इर्द गिर्द के उस दौरान के वर्षों में ही आज़ाद हुए थे, क्योंकि इन सब देशों की सेम प्रॉब्लम्स थी, सेम सिचुएशंस थी इन देशों में, तो इसलिए इन्होंने दोनों गुटों से अलग रहना ही उचित समझा। नेहरू's रोल, नेहरू की भूमिका क्या थी उस समय की विदेश नीति के निर्धारण में। हम सब जानते हैं कि नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और विदेश मंत्री भी यही रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास रहा। तो विदेश नीति पर इन्हीं की छाप थी। 1946 से 1964 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरू's फॉरेन पॉलिसी, इनकी विदेश नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे। इनकी जो विदेश नीति बनी वो इन तीन उद्देश्यों पर आधारित थी। ये तीन वो ऑब्जेक्टिव्स, ये उद्देश्य अचीव करना चाहते थे। फर्स्ट, प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवरेनिटी, एक तो ये सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को, जो मुश्किल से संप्रभुता मिली थी उसे प्रिजर्व करना चाहते थे, उसे संरक्षित रखना चाहते थे, उसे बचाए रखना चाहते थे, उसको बनाए रखना चाहते थे, मेंटेन करना चाहते थे। सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी या संप्रभुता, इससे अभिप्राय होता है कि जब एक देश अपने आंतरिक या बाहरी मामलों, घरेलू या विदेश मामलों से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के अपने घरेलू नीतियाँ नहीं बनाता, निर्णय नहीं लेता, और दूसरे देशों से संबंध किसी दूसरे देश के दबाव से मुक्त होकर के जब बनाता है, तो ऐसी कंडीशन ही तो क्या कहलाती है? संप्रभुता। क्योंकि भारत 1947 से पहले गुलाम था, तो वो संप्रभु नहीं था। अंग्रेज ही भारत के भाग्य का फैसला किया करते थे, किस देश से कैसे संबंध रहेंगे, युद्ध में शामिल होंगे नहीं होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से बिना पूछे शामिल कर दिया गया था, क्योंकि भारत संप्रभु नहीं था। अब भारत संप्रभु हो चुका था, अपने देश से संबंधित और विदेशों से संबंधित किस तरह की नीति वो अपनाएगा, कैसे संबंध स्थापित करेगा, ये वो निर्णय ले सकता था। तो इसलिए एक तो इसको बचाए रखना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। अगर किसी खेमे में चला जाता तो फिर उस खेमे की बातों को उसे मानना पड़ता। फिर वो खेमा जो कहता कि दूसरे देश से आप ऐसे संबंध करो, उस पर अटैक करो, उससे संधि करो, उससे समझौता करो, वो भारत को करना पड़ता। तो इसलिए भारत रहा संप्रभु, इस संप्रभुता को बचाने के लिए किसी भी गुट में नहीं गया। एक उद्देश्य विदेश नीति का। दूसरा, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। टेरिटोरियल जो है भूगोलिक अखंडता को बनाए रखना। अखंडता का मतलब कि भाई भारत और पाकिस्तान तो ऑलरेडी बन ही चुके थे 1947 में। अब ये खतरा था क्योंकि भारत बहुत सारी भाषाओं का, धर्मों का, समुदायों का देश था, तो इसलिए इसको एकजुट रखना, अखंड रखना, अखंड और खंड न होना। इंटेग्रिटी मीन्स अखंडता, अखंडता को बनाए रखना। भारत में सिर्फ जैसे बाद के वर्षों में खालिस्तान, द्रविड़िस्तान की मांग उठती रही, तो मीन्स नया द्रविड़िस्तान या खालिस्तान देश में से न बनना। भारत का जितना भी क्षेत्रफल है 3,82,000, जितना भी बनता है एरिया 3,82,267 वर्ग किलोमीटर, तो बना रहना, तो वही होती है अखंडता। और कोई नया राज्य किसी दूसरे देश में न बदलना, इसको बनाए रखने की चुनौती थी, इसको बनाए रखने एक उनका उद्देश्य था। एंड 3,87,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया है इंडिया का, तो उसको बनाए रखना। एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तेज़ गति से आर्थिक विकास करना, क्योंकि उसमें गरीबी थी देश में, औद्योगिकरण था ही नहीं, जनता की हालत दयनीय थी,
तो ऐसे में ज़रूरत थी कि भी आर्थिक विकास भारत का तेज हो, उसको बनाए रखा जाए। तो ये 3 वो ऑब्जेक्टिव्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीति के, विदेश नीति के। तो इनको अचीव करना उसका कार्य है। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति के 3 उद्देश्य कौन से थे, तीनों लिख दोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, दोनों खेमों से दूरी, कैंप से दूरी। कैंप का मतलब यहाँ पर वही है यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए के नेतृत्व में बना और यूएसएसआर के नेतृत्व में बना कैंप, ठीक है। ये साम्यवादी कम्युनिस्ट और ये पूंजीवादी कैपिटलिस्ट। तो इन दोनों खेमों से दूरी ही तो बेसिकली भारत ने अपनाई थी। इन दोनों खेमों ने जितने भी मिलिट्री अलायंस बनाए, नाटो, सीटो, सेंटो, या लास्ट चैप्टर में पढ़ करके आए होंगे कोल्ड वॉर में, तो भारत इनसे दूर रहा। ना तो किसी मिलिट्री अलायंस का सदस्य बना, नाटो, सीटो, सेंटो या वार्सा पैक्ट का, ना इन देशों के प्रभाव में आया, ना इन देशों का कोई दबाव उसने माना। तो यही तो था दोनों खेमों से दूरी। अगर किसी भी खेमे को अपना लेता तो उसका मतलब था कि दूसरे खेमे से दुश्मनी। अगर इस मान लीजिए आप यूएसए के नेतृत्व में कैपिटलिस्ट विचारधारा अपना लेता, यूएसए के खेमे में चला जाता तो यूएसएसआर से दुश्मनी होती, यूएसएसआर के खेमे में चला जाता तो यूएसए से दुश्मनी होती। भारत इन दोनों से हेल्प चाहता था कि भारत की हेल्प यूएसए भी करे, यूएसएसआर भी करे, यहाँ से भी फ़ायदा मिले, यहाँ से भी फ़ायदा मिले। हालांकि वो नीति कितनी कारगर रही बाद के वर्षों में, तो अगला एक क्वेश्चन हो जाएगा 1962 में जब हम पर अटैक हुआ था ना, तो यूएसए में बचाने आया ना यूएसएसआर आया। तो उससे में याद आया कि शायद किसी गुट में ही चले जाते तो कोई हेल्प तो करता। उसका खैर खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन उस समय सिचुएशन यही थी कि आप किसी भी गुट में मत जाओ, क्योंकि गुट में जाने का मतलब दूसरे से दुश्मनी, इसलिए किसी को दुश्मन मत बनाओ। वो समय था देश को आर्थिक, राजनीति की, सभी तरह की हेल्प की ज़रूरत थी, टेक्नोलॉजी के ले आने की ज़रूरत थी, दूसरे कच्चा माल या फिर मशीनी इनको आयात करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए किसी भी खेमे में न जा करके दोनों से हेल्प लेने के लिए भारत ने कूटनीतिकता की नीति को बनाया, दोनों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।